कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो आ जाते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और फिर ऐसे सब्सटेंसेस को हमें हमारी बॉडी से निकालना जरूरी हो जाता है। और अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेंगे, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकलेंगे, और उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम को आज आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, देखो हमारी बॉडी में बेटा कई तरह के टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, या फिर आप कह लीजिए कई तरह के ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जरूरत जिनकी नहीं, और उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी बॉडी में बेटा जब आप खाने का डाइजेशन कर लेते हो तो खाने के डाइजेशन के बाद बेटा अमोनिया बनती है। क्या बनती है? अमोनिया, क्योंकि हम लोग प्रोटीन खाते हैं, और अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो बेटा प्रोटीन और कुछ नहीं है बल्कि सिंपलेस्ट फॉर्म है अमाइनो एसिड्स के, सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है अमाइनो एसिड्स के। तो अगर अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, अमोनिया समझ में आ रहा है, अमाइनो में ही नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का मतलब ही बेटा अमोनिया हो जाएगा एक तरह से अगर हम बात करें तो जब प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा होता है तो ऐसे में हमारी बॉडी में बेटा अमोनिया आ जाती है, और ये अमोनिया हमारे लिए बेटा क्या है? हार्मफुल है, तो हमें इसे निकालना जरूरी है। तो सबसे पहला जो मटेरियल, सबसे पहला जो सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो क्या होगा? अमोनिया। अमोनिया के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा सब्सटेंस जो है वो क्या होगा बेटा? दैट इज यूरिया। हमारी बॉडी में यूरिया भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो यूरिया को भी हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो बेटा हमारी बॉडी में यूरिक एसिड भी होता है, इस एसिड को भी हमारी बॉडी से निकलना जरूरी है, और ये सारे के सारे आपके एनएस के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। तो यूरिक एसिड जो है बेटा ये भी हमारे लिए हार्मफुल है, इसे निकालना जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको और बताऊं तो एक और जो है वो है, इसे बोलते हैं CREATININE। ठीक है, क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन जो है ये भी एक मटेरियल होता है जिसको हमारी बॉडी से निकलना जरूरी है। अब आप पूछेंगे सर ये क्रिएटिनिन क्या होता है? तो क्रिएटिनिन जो है ये और कुछ भी नहीं, एक तरह का टॉक्सिक बेटा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में आ जाता है, और इसे भी निकालना जरूरी है। जिस तरह से यूरिक एसिड है, जिस तरह से यूरिया है, जिस तरह से अमोनिया है बेटा, ऐसे ही नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड होता है जिसको हम क्रिएटिनिन बोलते हैं, और इस क्रिएटिनिन को भी हमारी बॉडी से निकलना जरूरी है। और बेटा ये सारे के सारे हमारी बॉडी से निकलेंगे, वो भी किसके माध्यम से, किसके जरिए? बोलिए। यूरिन। तो यूरिन के, ठीक है, आप कह लीजिए रास्ते, ये सारे के सारे जो आप पार्ट देख रहे हो, ये सारे के सारे बेटा सब्सटेंसेस ये हमारी बॉडी से निकल जाए। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सक्रीशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीशन क्या है आपके लिए, अगर कोई आपसे पूछे तो मैं आपको सिंपल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि अर्चिता ने जो बात बताई वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। देखो, द प्रोसेस बाय विच, अच्छा उससे पहले मुझे बताओ ये सारे के सारे में अमोनिया थी कि नहीं थी? बताओ, इन सब में अमोनिया है बेटा, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये सारे के सारे जो है बेटा ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस, NITROGENOUS, ये सारे के सारे कैसे वेस्ट हैं? ये सारे के सारे बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। WAST, वेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको बाहर निकलना जरूरी है, इसलिए हम इनको वेस्ट कह रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स expel out from our body, expel out from our body is known as excretion। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, सब लोग लिखेंगे। The process by which nitrogenous system, ध्रुव कैमरा ऑन करो, nitrogenous waste, the process by which nitrogenous waste products expel out from our body is known as excretion, and all those organs which are helping out in excretion system
which are helping out in excretion, ऐसे लिखो, which are helping out in excretion are known as excretory system. ठीक है, are known as excretory system. तो सारे के सारे वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी हैं, उनमें जो भी हमारे ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, उन सभी को आप कहाँ पे स्टडी करोगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप स्टडी करोगे. एग्जाम्पल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें स्टडी करनी है बेटा, वो क्या होगा? हमारा किडनी होगी. ठीक है, किडनी के अलावा फिर आगे और भी होंगे बहुत सारे, लेकिन फिलहाल हमें किडनी पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है. पॉइंट क्लियर हो गया? और ये सारे के सारे वेस्ट जो हमारी बॉडी से निकलने वाले हैं, इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि सब में नाइट्रोजन है. चाहे आप क्रिएटिनाइन की बात कर दो, चाहे आप यूरिक एसिड की बात करो, चाहे आप यूरिया की बात करो, या फिर आप अमोनिया की बात करो, सभी सारे के सारे जो हैं वो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर. मुझे एक सिंपल सी चीज ये बताओ कि हमारे लिए यूरिन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत टेक्निकल चीज आपसे पूछ रहा हूँ. यूरिन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हो सकता है कि आज एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आप ये सोचो कि भाई पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं और पानी अंदर इकट्ठा हो रहा है, इसलिए बाहर निकलना जरूरी है, उसका एक्सक्रीट आउट होना जरूरी है, इसलिए हमें यूरिन होता है. लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म से बात करें तो यूरिन के दो रीजन बताइए, क्या होगा? और यकीन मानिए वो दोनों रीजंस जो बता ले गया वो बच्चा सच में इंटेलिजेंट है, मैं मानूंगा फिर उसको. क्या रीजन है यूरिन के? अर्चिता बेटा, आपसे ऑफ कोर्स मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्मृति आपसे भी होती हैं, आप दोनों से क्वेश्चन है कि बताइए यूरिन के होने का क्या रीजन है? So, क्योंकि there are many toxic substances which are present in liquid form, and they are important to be excreted out because they can be poisonous. So we have studied now, we have studied earlier, and I guess whatever the definition you have given in the form of excretory system, so you have mentioned the same thing, right? Now you have only saying like in that definition you didn't mention that liquid part. You said all the toxic elements, all the toxic substances that need to be expelled out of from our body. You said this only, but now you are adding the word liquid only. Like all the toxic substances which are in the form of liquid, they need to be expelled out from our body. So that is why urine is important. So ultimately, you are not saying some new things. You are just only repeating your last definition that you have given in the form of excretory system, right? So of course I'm demanding or I'm expecting certain new facts now from you guys. Anyone else? Asna? Why urine is important? अब आप बताइए. इस चीज से हम सब बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, रोज ही एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है, लेकिन स्टिल हमें नहीं पता. ठीक है ना? तो अब आप देखिए क्या है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर के कोई 5 यूज बता दीजिए. चलिए वाटर के कोई 5 यूज बताइए. क्या रीजन है वाटर के कोई 5 यूज? जी. कोई ये नहीं बोलेगा नहाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, कोई ये नहीं बोलेगा. So they help in hydrating the body. ठीक है, हाइड्रेशन अगर जरूरी है भाई, आपके बॉडी में पानी होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रेशन के लिए जरूरी होता है. पानी कम हो गया तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है. चलो अर्चिता का 1 पॉइंट हो गया. मैंने 5 पूछे. अर्चिता 4 और बताइए, जो बताना चाहे. पानी के 5 यूज रोज पीते हैं. Sir, to regulate the temperature of the body. बहुत बढ़िया. चलो ध्रुव बोले थोड़ी देर के बाद, लेकिन अच्छा बोले बहुत. तो अगर आप बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पानी चाहिए. ठीक है बेटा, 2 पॉइंट. बाकी 3 बताओ. स्मृति? आस्था? सर जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत
इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए। पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अच्छा बेटा, मैंने तो बस यही सुना था कि पानी बनता है H2O, ये पानी है, ये हम पीते हैं। इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है? इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, तो कैसे तो मिनरल्स हो मीन्स गया? वो एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स बिल्डअप करता है। न्यूट्रिएंट्स बिल्डअप करता है? नहीं बेटा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। Sir, water is a form of mineral. Water is a form of mineral. First of all, So water to is help not in a mineral. digestion. It is a compound. Okay, it is not. It does not come under the category of minerals. It is a compound only. और water बेटा एक ऐसा compound है जो एनर्जी लेस है, जो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं देता। समझ रहे हो? हाँ, कोई कुछ कह रहा था? Sir, to help in digestion. हाँ, टू हेल्प इन डाइजेशन। चलो ये बात भी समझ में आती है। अब आप देखो, मैं आपसे वाटर के 5 यूज पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 आए हैं। चलो कोई नहीं, यूरिन पे बात करते हैं। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। जब जरूरत होगी मैं आपको वाटर के यूसेज भी बताऊंगा, सारे बहुत सारे होते हैं। एक बात बताओ, आपकी बॉडी में आपको पता है कि एसिड है, एसिड बनता है ना आपकी बॉडी में, और आपको पता है आपकी बॉडी में बेस भी बनते हैं, दोनों चीजें बनती हैं। तो याद रखिए बेटा, यूरिन होने का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आपकी बॉडी में अगर एसिड और बेस के कंटेंट को बैलेंस करना है तो उसके लिए यूरिन जरूरी है। बिकॉज अगर एसिड वाला जो पानी है, जो एसिड वाला या फिर बेसिक जो लिक्विड आपके बॉडी में अगर पड़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो उसे आपको कम करना है, निकालना है। तो यूरिन के हेल्प से आपका जो एसिड बेस है बेटा, वो भी क्या होता है? बैलेंस होता है। तो याद रखिएगा, एसिड बेस को बैलेंस करता है यूरिन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? टू बैलेंस एसिड बेस कंटेंट इन द बॉडी। ये पहला रीजन है यूरिन के होने का। आपने सुना है गैस्ट्रिक जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालती हैं ताकि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो पाए। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एसिड है। समझ में आया? आप बहुत सारी चीजें खाते हो बेटा जो बेस होता है। जैसे कई बार सुबह जब आप टूथपेस्ट करते हो ना, तो जब आप टूथपेस्ट करते हो तो ऐसी कंडीशन में टूथपेस्ट क्या है? दैट इज नथिंग बट दैट इज बेस ओनली। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी आग से हम जल जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा क्या होती है? एक तरह से कह लीजिए पेन होती है। हमें वहां पे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने एसिड फेंक दिया हो। तो हम उसके ऊपर तुरंत क्या लगाते हैं? टूथपेस्ट लगा लेते हैं। टूथपेस्ट लगाने से हमें राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट एज अ बेस काम करता है। ठीक है ना? तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे बेसिस भी ऑटोमेटिकली बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं एसिडिटी को कम करने के लिए जरूरी है बेटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एसिड बेस को अगर आपको बैलेंस करना है तो यूरिन जरूरी है। इसके अलावा आपकी बॉडी में पानी है, और पानी के साथ साथ बेटा आपकी बॉडी में सॉल्ट भी है। तो वाटर, ठीक है, वाटर सॉल्ट बैलेंस भी करता है कौन? यूरिन। तो अगली जो बैलेंसिंग है वो है वाटर सॉल्ट बैलेंसिंग। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये आपको नहीं पता थी, जो आप याद कर लें। और तीसरा तो आपने बता ही दिया कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, यानी कि टू एक्सपेल आउट द टॉक्सिक मटेरियल या सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। एक्सपेल आउट टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। तो मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें मैंने आपको बताई यूरिन के, 3 जो मेन रीजंस हैं। पहला क्या था? इन ऑर्डर टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन आवर बॉडी, पहला। दूसरा है इन ऑर्डर टू मेंटेन वाटर सॉल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी, और तीसरा है टू एक्सपेल आउट टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। आ गया समझ में? बताइए। Yes, sir. Yes. तो बेटा ये तीनों चीजों के लिए यूरिन का होना जरूरी है। और अगर आप प्रॉपर यूरिन नहीं कर पा रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप परेशान होगे। ये सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी में बनी रहेंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए ये समझेंगे
कि जो हमारा किडनी है वो क्या है एक्चुअली में। किडनी बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। कई सारे फैक्ट हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में काम आएंगे, जो कि मैं आपको हर बार समझाता हूं, तो उन फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किडनी का कलर कैसा होता है? ब्राउनिश। कलर ऑफ किडनी बेटा रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारी किडनी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुझे ये बता सकते हैं कि किडनी किससे बनी होती है, यानी कि जो बेसिक यूनिट है किडनी की वो क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ किडनी बताइए। बहुत जरूरी है ये जानना आपको कि किडनी की बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यूज में। क्या बेटा? नेफ्रॉन्स। यस, गुड बेटा। किससे बना होता है? नेफ्रॉन से बना होता है। NEPHRON। डोंट confuse this particular term with neuron. That is different thing. Neuron are the largest cells of the body, है ना, which are present in brain. So neurons are the brain cells of the body, but nephrons are the what? It is a basic unit of kidney. समझ रहे हो? नेफ्रॉन जो है बेटा वो किडनी की बेसिक यूनिट है, किडनी के सेल्स हैं वो। ओके, now the question is where your kidneys are located inside the body. If I talk about the particular location of this organ, so where did you find both the kidneys inside your body? Have you any idea about the location of the kidneys? कहाँ मिलेंगे आपको? बताइए। नाम याद रखिए, थोड़ा सा कठिन है। रेट्रो पेरिटोनियल, PEROTONEAL, ठीक है, NEAL, रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी। बेटा रेट्रोपेनिटोरियल कैविटी के ठीक पीछे आपको मिलेंगी। ठीक है, या फिर आपको अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको दूसरा में क्या मिलेगा? बिहाइंड द थोरैसिक केज। बिहाइंड द थोरैसिक केज। ठीक है, थोरैसिक केज होता है एक हड्डियों का एक पूरा, आप कह लीजिए इसको हिंदी में कहते हैं वक्षीय कटहरा। ठीक है, हड्डियों का बना हुआ एक बहुत बड़ा ढांचा है जिसके जस्ट पीछे आपको मिलेगा, और उसी को बोलते हैं थोरैसिक। बेटा THORASIC, थोरैसिक, केज CAGE, केज। तो बिहाइंड द थोरैसिक केज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ योर किडनीज। ठीक है, वक्षीय कटहरा होता है, उसके ठीक पीछे आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम किडनी के वेट की बात करें, जिस तरह से आपको मैंने लिवर का वेट बताया है, ऐसे ही हमारी किडनी का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा। तो बेटा बता सकते हैं किडनी कितने किलो की होती है? बताइए, स्मृति बताएंगी। स्मृति, आपकी किडनी कितने किलो की है? डिड यू एवर ट्राई टू डूइंग इट? तो आपने किडनी निकाल के वेट निकाला, उसका वेट तोला? नहीं, 170 ग्राम, ज्यादा नहीं, 170 ग्राम की बेटा किडनी होती है, याद रखेंगे। वो भी ईच, यानी कि 340 ग्राम की दो किडनी आपकी बॉडी में लगी हुई हैं। ठीक है, और आपको बताता हूँ ये जो किडनी है बेटा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब इसका ट्रांसप्लांट होता है तो कई बार किडनी की चोरी भी होती है। ठीक है, आप कह लीजिए कि इसको इलीगली पेशेंट्स का ऑपरेशन करके किडनी निकाल ली जाती है,
और वो किडनी जो है 20-20 लाख की बिकती है एक किडनी। तो अगर कभी आप अमीर होना चाहें तो आप एक किडनी बेच सकते हैं। जैसे ध्रुव के मन में ये बात आ रही है कि किडनी को बेच दिया जाए और 20 लाख रुपए कमा लिए जाएं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2 किडनी भगवान ने इसलिए दी है ताकि एक किडनी आप बेच के 20 लाख रुपए कमा सके, ठीक है, ताकि एक किडनी से आप चलते रहेंगे। तो इसलिए आपको 2-2 किडनी दी गई हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए हो तो आप दोनों किडनी बेच सकते हैं, तो आपको 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ी खुशी की बात ये होगी कि वो 40 लाख रुपए गिनने के लिए आप जिंदा नहीं बचेंगे, बिकॉज आपकी दोनों किडनियां निकल चुकी होंगी, ठीक है। चलिए, कोई आपसे अगर ये पूछे कि यूनिट बताइए किडनी की, तो आपको पता है नेफ्रॉन होती है ना। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि क्या है, मेड अप ऑफ, किडनी इज मेड अप ऑफ, बेटा किडनी बनी होती है किससे, तो किडनी इज मेड अप ऑफ 13 लाख, ठीक है, 13 लाख नेफ्रॉन। 13 लाख नेफ्रॉन जब मिलते हैं तब जाके आपकी एक किडनी बनती है। ये आप पॉइंट बेटा ध्यान रखें, 13 लाख नेफ्रॉन मिलेंगे तब जाके एक किडनी बनेगी। और इसीलिए नेफ्रॉन को बोला जा रहा है बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर किडनी। और इसके लिए क्या बोलते हैं पता है नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन को एक और वर्ड दिया जाता है। जैसे न्यूरॉन क्या था बेटा, सॉरी जैसे सेल क्या था, सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को बोला जाता है ना। तो ऐसे नेफ्रॉन को पता है क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये आप लिख लें, अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, आप बोलोगे सर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो कुछ चीजें आपने देखी जो कि आपके लिए जरूरी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कर देंगे, ओके। तो अगर हम बात करें, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं। लोगों को ये लगता है कि किडनी का काम है मतलब एक किडनी होता है और एक बेटा लंग्स होता है, दो चीजें, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना या ब्लड को फिल्टर करना, बताइए। दोनों चीजों में बेटा अलग है, दोनों चीजें अलग है। मैंने आपसे पूछा कि ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है और ब्लड को बेटा फिल्टर कौन करता है। ये दो बातें मैंने आपसे पूछी और आप मुझे बताएंगे कि ब्लड का प्योरिफिकेशन लंग्स करता है या किडनी, और ब्लड का फिल्टरेशन किडनी करती है या फिर लंग्स। ये दो क्वेश्चन मेरे आपसे, बताएं। फिल्ट्रेशन किडनी करते और प्यूरिफिकेशन बेटा तो फिल्ट्रेशन किडनी करती है और प्यूरिफिकेशन लंग्स। कौन बोल रहा था ये, अर्चिता आप बोल रहे हैं? हाँ, और सर एक और कोई बोल रहा। अब वो एक बात और बोलो, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। हाँ प्लीज रिपीट अर्चिता। सर जो लंग्स है वो प्यूरिफिकेशन करते हैं और किडनी फिल्ट्रेशन। जी, आप कुछ और भी कह रहे थे अभी इसके अलावा? नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही बताया अर्चिता ने, बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। याद रखेंगे कि प्योरिफिकेशन बेटा, ब्लड का प्योरिफिकेशन लंग्स करते हैं और बेटा ब्लड का फिल्टरेशन का जो काम है बेटा वो किसका है, किडनी का है। अब जब आपको ये चीज पता लगे कि फिल्टरेशन करता है ये किडनी, ओके, और प्योरिफिकेशन करता है लंग्स, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्टर और प्योरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फिल्टरेशन एंड प्योरिफिकेशन? बिकॉज अगर ये डिफरेंस नहीं क्लियर होगा ना, तो फिर आप इन दोनों ऑर्गन्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपकी बॉडी में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि लंग्स का क्या काम था, किडनी का क्या काम था, फिर क्योंकि आप मिला दोगे चीजों। इसलिए प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन दोनों पता होने जरूरी है। अब ये बताएंगे आस्था कि प्योरिफिकेशन का क्या मतलब होता है। सर
अटेम्प्ट करो बेटा, कोई बात नहीं, गलत होगा ना। प्योरिफिकेशन तो मतलब जैसे प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से अलग कर देना। फिर से एक बार अच्छे से, थोड़ा तेज बोलो बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर प्योरिफिकेशन मीन्स टू separate the pure blood from impure blood. प्योर ब्लड, अच्छा, वो फिल्ट्रेशन में बोलो बोलो, स्मृति आप बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? ओम जी, ओम जी आज कैमरा ऑफ है। ऑन तो है, अब ऑन है, हाँ बोलो। तो लंग्स में प्यूरिफिकेशन तब होता है जब उससे रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है लंग्स, और किडनी फिल्ट्रेशन तब करती है जब सारे टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड से अलग कर दिए जाते हैं। ध्यान से सुनो, ये आपकी वेन्स हैं जिनमें आपका ब्लड जा रहा है, ध्यान सुनना बेटा। ये आप मान के चलो कि ये आपका पूरा ब्लड है, इस पूरी वेन्स में आर्टरीज में आपका ब्लड है। अब ये ब्लड में ना बेटा प्योरिफिकेशन का मतलब, प्लीज कुछ गलत मत सोचो, प्योरिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड है या फिर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ब्लड है। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि प्योर ब्लड है। समझ में आया? प्योर ब्लड तब बोलते हैं जब ब्लड में ऑक्सीजन होती है, और इम्प्योर ब्लड तब बोलते हैं जब ब्लड में किसका कंटेंट बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तब हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि बेटा इम्प्योर ब्लड है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालकर ऑक्सीजन गैस को डालने वाला कौन है? लंग्स हैं। तो इसीलिए लंग्स ने प्योरिफिकेशन का काम किया। समझ में आया? ब्लड को प्योर करने का मतलब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंटेंट निकालकर बेटा ऑक्सीजन का कंटेंट डालना। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस is known as purification process and this process is done by lungs. समझ में आया कि प्योरिफिकेशन क्या होता है? लेकिन हमारे ब्लड में ना और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो आप ये देख रहे थे, ये यूरिया हो गया, ठीक है ना, ये आपका यूरिक एसिड हो गया, कहीं ना कहीं ये भी तो हमारे ब्लड में मिले हुए हैं बेटा, मिनरल्स हो गए, है ना, प्रोटीन हो गया, बहुत सारी चीजें हमारे ब्लड में मिली हुई हैं। तो बेटा उन सभी को देखा जाए अगर, तो उन सभी में से जितने टॉक्सिक मटेरियल हैं, टॉक्सिक मटेरियल वो जो चार अभी बताए, कौन कौन से, जैसे क्रिएटिनिन है, जैसे यूरिक एसिड है, जैसे अमोनिया है, जैसे यूरिया है, तो ये टॉक्सिक मटेरियल को आपके ब्लड में से निकालना यानी कि फिल्टर करना, ये काम है किडनी का। अब आपको दोनों टर्म्स क्लियर हुए कि प्योरिफिकेशन कब बोलेंगे और फिल्ट्रेशन कब बोलेंगे। अगर टॉक्सिक मटेरियल्स को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालना चाहते हो ब्लड में से, वो जो कि वो चार है सिर्फ और कोई भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे भैया हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस निकाल रही है, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो ब्लड के साथ जाने देगी। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम प्योरिफिकेशन की बात करें तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से निकालकर ऑक्सीजन को डालना ब्लड के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज purification process, and this particular process is done by the very crucial organ of the body which is termed as lungs. समझ में आया? ओके, बहुत ध्यान से सीखो, चीजें बहुत अच्छी हैं बेटा, है ना? ओके, अब मैं आपको बताता हूं हमारी जो किडनी है बेटा, ठीक है, इस किडनी के दो पार्ट होते हैं, इसको भी जानो। जो हमारी ये प्यारी सी छोटी छोटे दो राजमा लगे हैं हमारी बॉडी में, ये दोनों राजमा जो हैं इसके पार्ट हैं, वो भी दो पार्ट हैं। एक जो है वो बेटा इसका इनर पार्ट होता है किडनी का, जो अंदर होगा, जो आप देख नहीं सकते, और एक होगा बेटा आउटर पार्ट जो आपको बाहर से दिखेगा, है ना? तो बेटा जो इनर पार्ट होता है उसे बोलते हैं रीनल
मेडुला, MEDULLA। तो रीनल मेडुला बोला जाता है इनर पार्ट ऑफ किडनी, और बेटा आउटर पार्ट को क्या बोल देते हैं? रीनल कोर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स जो है ये बेटा आपकी किडनी का आउटर यानी कि बाहर वाला हिस्सा है जो आपको दिखता है, और रीनल मेडुला आपकी किडनी का बेटा इनर पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, जो आप देखते नहीं हो, जो कि छुपा होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पार्ट आपको पढ़ने होंगे, रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इतना जब आपने पढ़ लिया तो मैं आपको एक दो बातें और समझाता हूँ। देखिए, आपकी जो किडनी है, जो आपकी किडनी है, किडनी का काम क्या था? किडनी का काम है हमारे ब्लड को बेटा फिल्टर करना। ये किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, बहुत अच्छी बात है। किडनी उन सभी नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल रही है, जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट से जो टॉक्सिक थे वो सब बाहर निकाल रही है। लेकिन उसके साथ साथ ब्लड में कई सारे यूजफुल आयंस भी होते हैं जो बेटा किडनी के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं, मतलब किडनी कह रहा हूँ, नाइट्रोजनस बेसेस के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। मतलब यूजफुल आयंस हैं। आयंस का मतलब जैसे सोडियम प्लस आयन, जैसे मैग्नीशियम 2+ आयन, यानी कि मैग्नीशियम, सोडियम, वही मिनरल्स की बात हो रही है, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे यूजफुल बेटा आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं जब किडनी ये फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है। अब मैंने कहा कि यूजफुल आयन है। यूजफुल का मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी से बाहर निकले, लेकिन फिर भी निकल रहे हैं ये आयंस, तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा इनको, है ना? तो अगर आप इनको रोकना चाहते हैं तो याद रखिए हमारी किडनी एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो हार्मोन को रिलीज करती है। इस हार्मोन का क्या नाम है? ध्यान से सुनेंगे, ALDO, एल्डो, STERONE, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन कौन रिलीज करता है? अगर कोई आपसे पूछे आज के बाद तो आप बोलोगे सर ये हार्मोन जो है ये किडनी रिलीज करती है। ओके, और अगर ये किडनी रिलीज करती है तो इसका काम क्या है? इसका काम है वो सारे के सारे यूजफुल आयंस जो फिल्टरेशन के दौरान किडनी से बाहर निकल रहे थे, सॉरी ब्लड से बाहर निकल रहे थे, ऐसे सभी आप कह लीजिए आयंस को बेटा किडनी के अंदर ही रोकना, मतलब ब्लड के अंदर ही रोकना, ये काम है इस हार्मोन का। मतलब ये हार्मोन क्या करता है बेटा? ये हार्मोन आपके ब्लड में से जो यूजफुल आयंस है इनको बाहर जाने से रोकता है, और अगर रोकता है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन हुआ हमारी बॉडी के लिए। समझ में आया? और ये कौन रिलीज कर रहा है? तो बेटा ये किडनी रिलीज कर रही है। ये वही किडनी है जो ध्रुव के शरीर में 40 लाख रुपए की है। समझ में आया? वैसे अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर एक तरह से हिसाब लगाएं तो मुझे जरा एक बात बताओ तुम लोग, थोड़ा सा मैं भटक रहा हूँ चीजों से, लेकिन कोई नहीं, 2-3 मिनट की बात है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी हो गई, किडनी कितनी है बताओ? सर 2 है। बेटा लीवर कितने हैं? एक है। लंग्स कितने हैं हमारी बॉडी में? सर 2 हैं। आइस कितनी है? आइस भी आपकी 2 हो गई, है ना? तो अगर हम हिसाब लगाए मोटा मोटा तो एक किडनी हो गई 20 लाख की, तो 2 किडनी कितने की आ गई? 40 लाख। एक लिवर आप मान के चलो, अगर आप लिवर का भी ट्रांसप्लांट कराते हो, लिवर भी बेचोगे, तो कम से कम नहीं तो 12 लाख का लिवर तो चला जाएगा। ठीक है, 12 लाख का लिवर हो गया। बेटा अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स भी आपके बिक जाएंगे, कम से कम मान के चलो 16 लाख के 2 तो बिक जाएंगे। 8-8 लाख की अगर रेट, थोड़ा ज्यादा मंदी चल रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का जमाना है, कोई नहीं। आइस की बात करें तो बेटा एक आई अगर आपकी मान के चलो 3 लाख की चली गई, तो 2 आई मिला के 6 लाख आपको मिल जाएंगे, है ना? तो जरा हिसाब लगाते हैं मोटा मोटा कितना बैठा। ध्रुव जरा आप ही कैलकुलेट करें बेटा और बताएं आप कितने कीमती हैं। 40 और 12 52, 52 अच्छे हो गए 58, 58 अच्छे हो गए आपके 64, 74 लाख, है ना? तो जो 74 लाख की हो तुम लोग, 74 लाख। बाकी ऑर्गन्स मैंने भी छोड़ दिए, अगर मैं उनको भी गिन लूं तो 1 करोड़ की कीमत है तुम्हारे शरीर की। सोचो कितने तुम लोग, भाई कैसे सोच सकते हो कि तुम गरीब हो? तुम करोड़पति हो, तुम लखपति तो हो ही गए,
देखो मैं तुमको लखपति बना दिया एक छोटी सी चीज दिखा के, देख रहे हो? कभी तुम लखपति बने, तुमने सोचा सपने में कि तुम्हारे पास 74 लाख रुपए हैं, बल्कि 74 लाख से ज्यादा रुपए हैं तुम्हारे पास। सोचो कितने अमीर हो तुम लोग। काम का डर रहे हो यार, तुमको नौकरी चाहिए है? कोई नहीं, नौकरी भी लगती रहेगी, आराम से पढ़ोगे तो नौकरी भी लगी जाएगी। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ, दिमाग में रखना 74 लाख रुपए है तुम्हारे पास, ठीक है? आसना कितने लाख? 74 लाख। 74 लाख। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक में। पता लगा केस कर दिया किसी ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे ऊपर, बच्चों को डीलिंग करा रही है। हाँ, तो बेटा क्या हुआ, इस चीज को और ध्यान रखो आगे। ये जो आपने अभी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन पढ़ा, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। एल्डोस्टेरॉन, है ना? तो एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है हमारा, कहीं ना कहीं ये हमारे जो बॉडी में यूजफुल आयंस थे बेटा, उनको तो कहीं ना कहीं ये रोक रहा था, मतलब ब्लड के अंदर रहने दे रहा था, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका विटामिन है जिसको बोला जाता है विटामिन डी, या फिर इसे विटामिन डी कह लीजिए, एक ही बात है। तो जो विटामिन डी है आपकी बॉडी के अंदर बेटा, ये खुद नहीं बनता, याद रखो। विटामिन डी जो है ये आपकी बॉडी में खुद से नहीं बनता, बनता तो खैर खुद ही है, लेकिन ये तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको सन की लाइट ना मिले। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो सन होता है उसकी लाइट में आपको बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह सन की लाइट में बैठोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी बेटा आपकी बॉडी की जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों को और ज्यादा स्ट्रेंथ या फिर रिजिडिटी देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये आपकी बोन्स को बेटा क्या करता है, हार्ड बनाता है, और आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो ये स्ट्रेंथ देखो, विटामिन डी बेटा आपकी बॉडी में खुद बनेगा, लेकिन ये तब बनेगा जब आप बेटा किसकी प्रेजेंस में बैठे हो, सनलाइट की। और ये भी सन कौन सा होना चाहिए, जो सुबह के टाइम का होता है, शांत सन, यानी कि जिसकी रेज जो है वो आपको ज्यादा परेशान ना करे। समझ आया? जैसे कहते हैं ना सुबह 6 से 7:30 बजे का जो टाइम है, अगर आप इस टाइम में सन के तरफ बैठे हुए हो, सन के पास अगर आप हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बहुत अच्छा लगने का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपकी बॉडी में बेटा ताजगी आएगी, आपको विटामिन डी मिलेगा, और ये तभी बनेगा जब आपको सनलाइट मिलेगी। ठीक है? जैसे ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने सुना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स करते हैं ना, लेकिन तब तक नहीं हो सकती जब तक चाचा जी की किरणें ना मिले, यानी कि जब तक सन की लाइट नहीं, भाई चंदा मामा है तो सूरज क्या लगे, चाचा लगे ना हमारे उस रिश्ते से। तो जब तक चाचा जी की सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक प्लांट्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, है ना? वो अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ऐसे ही सनलाइट बेटा हमारी बॉडी में विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। और इस विटामिन डी के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है बेटा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है, ये विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है बेटा। अगर आपकी किडनी एल्डोस्टेरॉन को कम रिलीज कर रही है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी भी कम बनेगा। अगर आपकी बॉडी जो है किडनी वो एल्डोस्टेरॉन को ज्यादा रिलीज कर रही है तो बेटा आपकी बॉडी में विटामिन डी भी ठीक ठाक बनेगा, जितना अमाउंट जरूरी है। लेकिन सनलाइट में बैठना जरूरी होगा, ठीक है? फोन बड़े आते हैं यार। चलो नोट कर लो बेटा इस पॉइंट को भी, शाबाश। ओके चलो, अब मैं आपको एल्डोस्टेरॉन का तीसरा और आखिरी यूज बताता हूं जो कि आपको जरूरी है। आप खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, विटामिन्स लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो, लिपिड्स यानी कि फैट्स लेते हो, मिनरल्स लेते हो। बेटा एक मिनरल है जिसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम 2+, है ना? कैल्शियम भी तो आप लेते हो, जो आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है कैल्शियम। इसलिए देखो छोटे बच्चों को कैल्शियम की गोलियां खिलाई जाती हैं, ठीक है? आस्था ने बहुत ज्यादा खाई हैं, समझाया? तो जो कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है तो बेटा ये कैल्शियम भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। और कैल्शियम का डाइजेशन हमारी बॉडी में किसकी हेल्प से होता है? उसी एल्डोस्टेरॉन की हेल्प से होता है। इसको लिख लें कि एल्डोस्टेरॉन जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसाइजेशन और digestion of calcium ion. Aldosterone also helps in
also helps in synthesization oblique absorption of calcium ion inside the body. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. तो अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो मैं आपको कुछ और आगे बताता हूँ। ये जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपने देखे, ये जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपने देखे, इसमें आप ध्यान रखेंगे बेटा, एक प्रोडक्ट था जिसका नाम क्या था? अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया कौन बना रहा है पता है आपको? अमोनिया बेटा बनाता है लिवर। याद रखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अमोनिया लिवर बनाता है, लेकिन इसको निकालता कौन है? किडनी, है ना, क्योंकि ये एक तरह से नाइट्रोजनस कंपाउंड है, गैस है एक अमोनिया। तो इसको निकाल बनेगा ये लिवर, और इसको निकालेगा कौन बेटा? किडनी, यानी कि किडनी इसको एक्सपेल आउट करती है बॉडी से। ठीक है, निकालने का काम है किडनी का और बनाने का काम है लिवर का। तो लिवर में बनती है आपकी अमोनिया। ऐसे ही बेटा यूरिया, यूरिया में बेटा क्या होता है कि जो यूरिया है ना, ये और कुछ नहीं है, लिवर बेटा, लिवर आपके अमोनिया को ही यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यूरिया विद द हेल्प ऑफ लिवर। तो मैंने क्या बोला कि यूरिया और कुछ भी नहीं है, जब अमोनिया जो है वही आपकी यूरिया में कन्वर्ट होती है और इसको हेल्प करता है लिवर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि यूरिया को कौन कन्वर्ट कर रहा है या कौन बना रहा है, तो आप बोलोगे सर यूरिया भी लिवर बनाता है। और कैसे बनाता है? जो अमोनिया थी उसको यूरिया में कन्वर्ट करके। और इस यूरिया को भी बाहर कौन निकालेगा? किडनी निकालेगी, क्योंकि यूरिया भी आपके ब्लड में आ जाएगा ना, तो इसको भी बाहर निकालेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगला जो था वो क्या था? क्रिएटिनाइन, CREATININE, क्रिएटिनिन जो है। तो क्रिएटिनिन की अगर बात करें बेटा, तो इसको भी बनाने का काम किसका है? लिवर का। और इसको भी निकालने का काम किसका है बेटा? किडनी। समझ में आ गया? तो देख लो, लिवर, लिवर हमारी बॉडी में जितने गंदी चीजें सब लिवर बना रहा है, लेकिन गंदी नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्रोटीन आप खाते हो, ये प्रोटीन्स के ही सब निकल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन इज व्हाट? इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स या फिर पेप्टाइड्स, है ना। तो उसी को निकालना है अगर आपको, तो बेटा लिवर से निकल रहा है वो। इसके अलावा यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड वही है, अगर ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो बेटा आपको हड्डियों में पेन होने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, गठिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो अगर किसी के मम्मी पापा या फिर किसी के रिलेशन में अगर आपने कभी सुनो कि ऐसे पर्सन को आर्थराइटिस है, यानी कि गठिया है, तो आर्थराइटिस में क्या होगा? आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं बेटा, उन जॉइंट्स में ये एसिड बनने लगता है, इसका नाम है यूरिक एसिड। उसकी वजह से क्या हो जाता है? आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, यानी कि बोन्स में पेन होता है। ठीक है ना। और ये यूरिक एसिड बेटा किस में ब्रेक डाउन होता है? तो याद रखो, यूरिक एसिड आपके न्यूक्लियोइड्स में टूटता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, TIDES। तो यूरिक एसिड ब्रेक्स डाउन इन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको ऐसे ही याद रखिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है अभी आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, 11th में जब आओगे पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ोगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स में, और ये भी न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कौन निकालेगा? ये भी किडनी निकालेगी बेटा। और ये सब के सब लिवर बना रहा है, सारा का सारा काम लिवर का है बनाना। ओके, ठीक, चलो बढ़िया। तो आप लोगों ने आज जो चीजें देखी हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। अब मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट। क्या आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रही है? बताइए।
यस सर। स्क्रीन इज विजिबल? अब आप Yes, देखिए sir. इस स्क्रीन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये जो आपको दिख रहा है, अच्छा मेरा कर्सर देख पा रहे हो मूव होते होते? मेरा कर्सर मूव हो रहा देख रहे हो ना? Yes, sir. बेटा ये जो लाल लाल आप देख रहे हो, यही दो आपके राजमा लगे हुए हैं, दो किडनी लगी हुई है। इन राजमा के ऊपर देखो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रेड वाला, ये रेड वाला जो आप देख रहे हो बेटा, ये किडनी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये किडनी के ऊपर लगे हुए दो ग्लैंड है। इन ग्लैंड्स का नाम होता है एड्रीनेलिन ग्लैंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये ग्लैंड्स होती हैं। तो खैर इनका क्या मेन फंक्शन है वो बात की चीज होती है। तो किडनी, और आप देखो ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हड्डियों का ढांचा और कुछ नहीं है बेटा। इसी को पता क्या कह रहे थे, यही है आपका बिहाइंड द थोरैसिक केज। जो हमने जब किडनी की लोकेशन आपको बताई थी, तो किडनी की लोकेशन की जब बात हुई तो यही है बेटा, बिहाइंड द थोरैसिक केज, यानी कि इस केज के जस्ट पीछे होती है। समझ में आया? इसी को हम केज बोलते हैं। ओके, और ये देखो ये रहा आपका हार्ट प्यारा सा, ये जो दिल आप देख रहे हो ये आपका दिल है, ठीक है, हार्ट है। ओके, और दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। जो कहते हैं ना दिल टूट गया, भाई दिल कभी नहीं टूटता। ये जितनी भी फीलिंग्स होती हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ब्रेन, और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। तो अगर कभी किसी का दिल नहीं टूटता, अगर टूटता है तो क्या टूटता है उसका, हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि ये प्यार की फीलिंग्स, ये नफरत की फीलिंग्स है ना, कुछ जो भी आपका मन करता है किसी चीज को खाने का या ना खाने का, ये सारी की सारी जो आपकी फीलिंग्स हैं ये हाइपोथैलेमस जो है वो क्रिएट करता है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का, आपके ब्रेन का एक पार्ट है। समझ में आया? ये आप ध्यान रखो। तो दिल तो बेचारा बेकार में ही बदनाम है ना। तो दिल की शेप वैसी होती है जो आप देखते हो। दिल तो ऐसा होता है, देखो एक मुट्ठी के आकार का होता है, जैसे हम अपनी हाथ की मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना, दिल ऐसा होता है मुट्ठी के जैसा। ठीक है, दिल तो बेकार में बदनाम है कि दिल टूट गया। दिल नहीं टूटता कभी, हाइपोथैलेमस टूटता है। और अगर हम बात करें तो हाँ, दिल का मेन काम क्या है, हार्ट का मेन काम क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ खेलना। यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कौन सा वाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला, इस ब्लड के साथ खेलना, यही हार्ट का काम है। और हार्ट की बीट बनाना, यानी कि ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करना, ये बेटा हार्ट का काम होता है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके, चलिए। तो ये देखिए ये आपकी किडनी है। इस किडनी में देखो यहाँ पर आके एक आपको ये पत्थर दिख रहा होगा, स्टोन। यही किडनी में स्टोन हो जाता है बेटा, इसी को स्टोन कहते हैं। समझ में आया? ये देखो ये है आपकी, ये दोनों ग्लैंड लगी हुई है जो आप देख रहे हो ना, ये होता है, ये आपकी किडनी का अंदर है। ये इसको यूरेटर कहते हैं, ये वाला सेक्शन यूरेटर है बेटा। ये अंदर आपको दिख रहा होगा, ये पूरी किडनी ऐसे होती है ना। ये आपकी रीनल कैविटी होती है। चलो जब सब पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। और मैं बस ये देख रहा हूँ कि कोई फिगर आपको दिख जाए जिसमें पूरी डिटेल मेंशन हो। नहीं है, चलो बाद में देख लेंगे, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे आपकी क्लास के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको किडनी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ओके, तैयार रहिएगा, आपका टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, और देवांगना जी तब तक आप अपनी आंखों को सही कर लें। ओके ओके सर। चलो, ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन। होपफुली you enjoyed the session. आप लोग लीव कर सकते हो।